नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश एसबीआई लाइव स्टूडियो में और मैं हूं शरद दुबे और अगले आधे घंटे हमारे खास पेशकश एफएनओ जंक्शन में जो है आपका स्वागत है। और सबसे पहले हम बता दें कि बाजार जो है आज मंथली एक्सपायरी का दिन है और देखा जाए तो निफ्टी जो है एक रेंज में है पर एक पॉजिटिव जो है बायसनेस के साथ मूव कर रहे हैं निफ्टी। और निफ्टी बैंक की भी अगर बात करें तो यहाँ पे जो है हम कहेंगे कि यहाँ पे मोमेंटम जो है एक रेंज में फंसा है। निफ्टी लगभग 24,600 लेवल्स पे है, थोड़े डेज लो पे आ गई है, पर निफ्टी बैंक की चाल थोड़ी सी अलग है। लगभग आप कह सकते हैं 100 पॉइंट का उछाल जो है आपको देखने मिल रहा है 54,500 लेवल्स पे। अगर नेट अगर हम बात करें तो इंडिया विक्स जो है स्टेबल है, कुछ खास मूवमेंट नहीं देखने मिला। हालांकि देखिए आज एक्सपायरी का दिन है, फिर भी कुछ ज़्यादा मूव नहीं देखने मिल रहा है। 12 के नीचे जो है इंडिया विक्स है। ब्रॉडर इंडेसेस यहाँ पे जो है मिले जुले रिएक्शंस देखने मिल रहे हैं। स्टॉक स्पेसिफिक ज़्यादा मूव्स आ रहा है। एक बार डायरेक्टर साहब एडवांस डिक्लाइन रेशियो को एक बार स्क्रीन पे लेके आए, फिर हमें समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या मूवमेंट या मोमेंटम देखने मिल रहा है। अब देखिए मार्केट ब्रेड पे जो है एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो है थोड़ा सा फेवर जो है बुल्स में के तरफ देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे देख रहे 2 दिन से जो है मोमेंटम जो है वो पॉजिटिव साइड में ज़रूर है। लेकिन चलिए आज अपने गेस्ट की तरफ अब चलते हैं और हमारे गेस्ट के साथ अभी जुड़ते हैं और हमारे गेस्ट है अजीत मिश्रा। जी बिल्कुल, माफ़ करिएगा, जो रिपोर्ट कार्ड है वो प्रशांत सावंत का, एक बार उसको स्क्रीन पे लेके आते हैं। जी बिल्कुल, तो प्रशांत गुड आफ्टरनून, आप हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले प्रशांत बताएं निफ्टी बैंक में क्या रणनीति होनी चाहिए, क्योंकि एक पूरा जो मार्केट है एक साइडवेज आ गया है मार्केट, तो यहाँ पे कुछ पोजीशंस बने या ना बने ऑप्शंस के लिए तो ये बहुत मुश्किल हो गया है। तो ज़रा बताएं निफ्टी पे आपकी क्या रणनीति रहेगी, निफ्टी बैंक पे क्या रहेगी? तो शरद जी, ऑन अ लाइटर नोट, सबसे पहले गुड मॉर्निंग, क्योंकि हम 12 की जगह 10:30 बजे मिल रहे हैं। हाँ, तो क्योंकि आपने गुड आफ्टरनून बोला था, बट डेफिनेटली मुझे लग रहा है मार्केट एक चॉपी जोन में है। और जब तक जो कल सुबह हमने बात की थी कि 24,840 24,850 ये जो जोन है, इसको हम डिसिसिवली कैप्चर नहीं करते, मुझे नहीं लग रहा है कि हमें कोई प्रीएम्प्ट करके निफ्टी स्पेसिफिक अगर बात करें तो पोजीशन मेरे हिसाब से नहीं रखनी चाहिए। लेवल्स की जहां तक बात है तो यहाँ पे क्लियरली एक अगर हम प्रीवियस स्विंग लो जो देखे बना हुआ था वो था 24,400 24,410 के आसपास। ये अहम सपोर्ट होगा पोजिशनल पर्सपेक्टिव से अगले सीरीज के लिए 24,400, और यानी करीबन इस यहाँ से 0.8 से लेके 1% की दूरी पे है। ये एक अहम सपोर्ट होगा। और जो ब्रैकेट 25,150 25,200, मुझे लग रहा है इस ब्रैकेट में ही हम कामकाज करेंगे। तो निफ्टी पे ध्यान रखने से बेहतर मुझे लग रहा है स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति एक बेहतर अप्रोच होगा। जैसे मैंने कहा 24,840 के ऊपर जब तक क्लोज ना हो मैं कोई लॉन्ग इनिशिएट नहीं करूंगा, और क्योंकि हम एक सपोर्ट के बहुत नजदीक है, यहाँ मुझे नहीं लग रहा है शॉर्ट भी इनिशिएट करना चाहिए। एक चीज डेफिनेटली जो कल भी हाईलाइट की थी वही करना चाहूंगा कि पिछले 10 दिनों से हम प्रीवियस डे हाई को क्रॉस नहीं कर पाए। तो जब तक ये लॉजिक एटलीस्ट हमें ना दिखे, मुझे नहीं लग रहा है कि इस करंट ट्रेंड में कोई चेंज आएगा। तो जब तक ये डिसीजिव ना हो और हम प्रीवियस डे हाई के ऊपर क्लोज ना करें, कोई भी प्रीएम्प्ट करके लॉन्ग या कोई एग्रेसिव ऑप्शन रणनीति करने की मेरा नजरिया उस तरफ नहीं होगा। अगर हम बैंक निफ्टी की तरफ देखें तो हम जो कल एक स्विंग लो बना हुआ था ऑलमोस्ट 54,200 54,200, उसको फिलहाल होल्ड कर रहे हैं। बट यहाँ पे भी स्लगिशनेस और प्राइस एक्शन में कोई स्ट्रेंथ नहीं है। दोनों ही जगह लीडरशिप मिसिंग है रिलायंस और एचडीएफसी बैंक से। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो निफ्टी बैंक में हम 20 दिनों की एवरेज जो कि स्लोपिंग अपवर्ड्स है वहां पे एक रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं पिछले 3 दिनों से। तो मेरी सलाह यहाँ पे भी होगी कि वेट कीजिए, और अहम लेवल्स होंगे 54,200 54,200 ऑन द डाउन साइड, और ऊपरी साइड पे जैसे हम सभी जानते हैं 55,000 का एक अहम रेजिस्टेंस है। हम इस जोन के बिल्कुल बीचों बीच है। दोनों इंडाइसेस पे नो ट्रेड की सलाह होगी। निफ्टी बैंक पे भी जो है राय यही आ रही है कि थोड़ा सा जो है दूर रहना बेटर होगा देखा जाए तो, और अभी भी क्लैरिटी नहीं देखने मिल रही है और प्राइवेट बैंक्स का अभी भी सपोर्ट आया नहीं है। तो चलिए ठीक है, एक रेंज में जो है निफ्टी बैंक फंसा है अराउंड 54,000 5500 के लेवल्स के बीच में, और ऑप्शंस के भी ज़्यादा ट्रेड नहीं बन रहे हैं। विक्स अभी भी ड्राइड अप है। लेकिन चलिए अब रिपोर्ट कार्ड की तरफ चलते। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जो हमें देखने मिली थी अजीत मिश्रा के रिपोर्ट कार्ड पे।
तो रिपोर्ट कार्ड में जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन है अजीत मिश्रा के, देखिए आप क्या मोमेंटम आया है स्टॉक में। सम्मान कैपिटल में 7% के रिटर्न, हिंदुस्तान जिंक में 3% और लगातार 2 दिन में अच्छी लॉन्ग बिल्डअप के साथ आप HPCL देख रहे हैं, स्टॉक लगभग 2.5% ऊपर है। तो ये एक शानदार रिपोर्ट कार्ड जो है हमने देखने मिली, और जो भी दर्शक ने जो इन पोजिशंस पे जो है एक्शन लिया उनको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा। देखिए एक अच्छी रिटर्न जो है देखने मिल रही है हमारे शो से, और आपको मार्केट के सबसे पहले कमाई के मौके हम लेके आ रहे हैं। लेकिन चलिए अब हम चलते हैं ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स की तरफ। आज देखते हैं खरीदारी वाले शेयर्स में और कहाँ पे लॉन्ग्स में हम पैसा बना सकते हैं। तो ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स की अगर बात करें तो बैंक ऑफ इंडिया, देखिए कैनरा बैंक, दोनों ही PSU स्पेस के बैंक से यहाँ पे एक अच्छी मोमेंटम आ रही है। लगभग आप कह सकते हैं ये स्टॉक्स जो है ऑलमोस्ट 4% ऊपर है। हिंदुस्तान जिंक कहेंगे कि निफ्टी मेटल इंडेक्स का टॉप परफॉर्मर है। वही GSPL यहाँ पे भी बाइस देखने मिल रही हैं। प्रशांत एक एक करके बात करेंगे। PSU बैंक्स में देखिए इंटरेस्ट रेट सिनेरियो जो है एक्सपेक्टेड है कि कम होगा, और RBI MPC की मीट भी है, और 2 दिन से अच्छी बाइंग जो है इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव स्टॉक्स में देखने मिल रही है। बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, लगता है कि ये लॉन्ग्स और बढ़ सकते हैं या थोड़ा मुनाफा वसूली कर ले? तो शरद जी, बैंक ऑफ इंडिया पे मैं डेफिनेटली बुलिश हूँ, और यहाँ पे एक बहुत अच्छा स्लोपिंग अपवर्ड 20 डेमा पे सपोर्ट आया था इन अ स्लगिश मार्केट। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है अभी अगर हम 122 पे है तो आज के डे लो के नीचे यानी करीबन 118.80, 119 इस जोन में स्टॉप लॉस रख के एक पोजिशनल अप्रोच रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम यहाँ से 124-25 का जोन क्रॉस करते हैं तो कंफर्टेबली हमें 130, 132 तक के लेवल भी नजर आ सकते हैं। सो ये डेफिनेटली एक स्ट्रांग बाय रिकमेंडेशन होगा। नेक्स्ट पिक अगर हम कैनरा बैंक देखें तो ये एक रेजिस्टेंस की तरफ है। अगर इन दोनों में चुनना हो, मेरा फर्स्ट पिक बैंक ऑफ इंडिया होगा। कैनरा बैंक स्पेसिफिक अगर लेवल्स बात की जाए तो यहाँ पे 120, 121 ये एक स्ट्रांग सपोर्ट जोन है, और यहाँ से हम 130, 132 तक रैली कर सकते हैं। शान, 2 कॉल्स हुए आपके, एक हुआ बैंक ऑफ इंडिया और दूसरा हुआ कैनरा बैंक ऑफ इंडिया, राइट? दोनों लॉन्ग्स? जी बिल्कुल, बट मेरी सलाह होगी इनमें से किसी एक को ही प्रेफर किया जाए। अगर एक को चुनना हो तो मेरा झुकाव ज्यादा बैंक ऑफ इंडिया की तरफ होगा। जी बिल्कुल, तो बैंक ऑफ इंडिया पे जो है खरीदारी की राय है PSU स्पेस से। प्रशांत, आप हमारे साथ बने रहें। अब एक जो है बहुत इंपॉर्टेंट IPO की जो आज लिस्टिंग हुई है आनंद राठी शेयर स्टॉक ब्रोकर्स, तो उस पर भी अब हम नज़र डालने वाले हैं। और सबसे पहला सवाल जो रहेगा लिस्टिंग को लेकर रहने वाला है, और किस तरह लिस्टिंग रही है उस पर जो है हमारी नज़र रहेगी। लेकिन सबसे पहले प्रदीप जी के पास चलते हैं जो CMD है। कॉन्ग्रेचुलेशंस प्रदीप जी लिस्टिंग के लिए। आप बताएं कंपनी के अगले 2 से 3 साल में ग्रोथ प्लान्स क्या रहेंगे? नमस्कार, आपने ये सही बताया कि आज की तारीख में F&O सेगमेंट में कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी चल रही है। हमारी कंपनी ने शुरू से फोकस जो है इन्वेस्टमेंट वाली थीम पे ज़्यादा किया है, और ये कोशिश की है कि कस्टमर लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट में इन्वेस्टमेंट कैसे करे। हमारा आज की तारीख में कैश मार्केट की बात करूं, उसमें मेजरली डिलीवरी पोर्शन से, तो वो हिस्सा करीब करीब 50% हमारे ब्रोकिंग रेवेन्यू का पार्ट है। और उसके साथ साथ हमने दूसरे बिजनेसेस जो है, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस की बात करूं, जिसमें म्यूचुअल फंड शामिल है, PMS है, AIF है, उन सब प्रोडक्ट पे हमने फोकस किया है, और कस्टमर को कोशिश ये की कि वो इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टों में काम करके अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कैसे करे। इसके अलावा MTF भी इसमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में हमारे साथ में है, जिसमें हमारा नॉन ब्रोकिंग का रेवेन्यू है। ये दोनों हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस का और MTF बिजनेस का कंबाइंड बेसिस पे, जैसे मैंने बताया, आज की तारीख में हमारा करीब 40% हिस्सा उस बिजनेस से आता है। और हमारा प्रयास ये रहेगा कि अगले आने वाले 2 से 3 सालों में हम लोग 50% हिस्सा उससे और 50% ब्रोकिंग से कैसे अर्जित करें, और उसके साथ में ग्रोथ दोनों ही सेगमेंट में होती रहे, लेकिन नॉन ब्रोकिंग सेगमेंट में ज्यादा ग्रोथ करके हम लोग आगे बढ़ते जाए। जी बिल्कुल, इस पे जो है हमारी नज़र ज़रूर रहेगी। प्रदीप जी, नए डिजिटल इनिशिएटिव्स और कुछ नए लॉन्च एक्सपेक्ट कर सकते हैं? डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अभी हमारा वेब पे और ऐप पे ऑलरेडी डिलीवरीज है, और दर्शकों के ध्यान के लिए हमारा करीब 37% ब्रोकिंग रेवेन्यू डिजिटल प्लेटफॉर्म से आता है। बट धीरे धीरे हम इसको और स्ट्रेंथन कर रहे हैं। इसमें कई नई टेक्नोलॉजीज लगा के, इसमें कई नई एडवांसमेंट करके इसको और स्ट्रेंथन कर रहे हैं, ताकि जो ये प्लेटफॉर्म जो ऐप का है वो कस्टमर फ्रेंडली बने। बट लंबे समय के लिए जो हम काम कर रहे हैं, अभी चूंकि ऐप जो है
हमारे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और ब्रोकिंग के लिए अलग अलग है, उसको हमें कंबाइंड करके आने वाले समय में एक सिंगल प्लेटफॉर्म दे सकें, ताकि कोई भी हमारा कस्टमर जो है एक ही बार लॉग इन करके एक ही समय में दोनों तरह के इन्वेस्टमेंट्स को देख सके, दोनों तरह के इन्वेस्टमेंट को कर सके। आज भी जो पोजीशंस हैं उसको एक पूरी 360 डिग्री एंगल जो उसका इन्वेस्टमेंट है वो कस्टमर देख सकता है। बट अगर एग्जीक्यूशन का सवाल है, अगर सौदा करने का सवाल है, चाहे वो ट्रेडिंग करने के लिए कैश मार्केट में या कैपिटल मार्केट में है, या इन्वेस्टमेंट करने के लिए म्यूचुअल फंड या पीएमएस एआईएफ है, तो दोनों के लिए उसको अलग अलग ऐप को लॉग इन करके जाना पड़ता है, तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उसको सीम कर लेंगे। तो ये एक इनिशिएटिव हमने ऑलरेडी ले लिया है, आने वाले समय में इसको हम हमारे कस्टमर्स के लिए मुहैया कराएंगे। जी बिल्कुल, धन्यवाद प्रदीप जी, रूप जी, आप हमारे साथ समय निकाले, और आनंद राठी की जो सक्सेसफुल लिस्टिंग के बाद आगे जाते हुए भी जो है हमारी तरफ से जो है बेस्ट ऑफ लक आपकी कंपनी के लिए। लेकिन चलिए वापस बाजार में आ जाते हैं एफएनओ जंक्शन में, और हमारे साथ प्रशांत जुड़े हुए हैं। अब चलते हैं शॉर्ट कवरिंग वाले शेयर्स की तरफ। डायरेक्टर साहब, शॉर्ट कवरिंग वाले स्टॉक्स को एक बार लिस्ट को लेके आए सामने। बिल्कुल, तो शॉर्ट कवरिंग वाले शेयर्स में कोफोज ऊपर है, लगभग 3% ऊपर है, और यहाँ पे एक फॉरेन ब्रोकिंग हाउस की अपग्रेड भी देखने मिली थी। और मिड कैप आईटी स्पेस में अभी इंटरेस्ट बना हुआ है, हालांकि लार्ज कैप आईटी स्पेस में अभी भी बहुत स्ट्रेस है। डिलीवरी आज सारे ही लॉजिस्टिक स्टॉक्स में तेजी देखने मिली, ब्लू डार्ट, ऑल कार्गो, सब में जो है आप देखेंगे तो लगभग आप कह सकते हैं 9 से लेकर 15% तक का जो है प्राइस हाइक्स लिए अगले साल के लिए। आईएफएल फाइनेंस 2 दिन से हम देख रहे हैं अच्छी बाइंग आ रही है एनबीएफसी स्पेस में, और कल हमने जो था बताया भी था 18 स्वदेश में कि अच्छे इनिशिएट लॉन्ग पोजीशंस आप कर सकते हैं। हीरो मोटो में वापस बाइंग आई है, और कल जो है ऑटो सेल्स भी आने वाले, तो उस पर भी हमारी नज़र रहेगी। ऑटो काउंटर को मैं थोड़ा अवॉइड करना चाहता हूँ अभी, क्योंकि वॉलिटिलिटी बनी हुई है। लेकिन शॉर्ट कवरिंग में कोफोज है, डिलीवरी है, लॉजिस्टिक स्पेस और एनबीएफसी और आईएफएल फाइनेंस, इन तीनों में अगर एक पिक करना हो चार्ट में जहाँ पे और कमाई के मौके बनेंगे, वो क्या रहेंगे प्रशांत? कोफोज, डिलीवरी या आईएफएल फाइनेंस? तो कोफोज डेफिनेटली बाय लिस्ट में नहीं होगा, क्योंकि ये अगर हम देखें एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग के बाद फर्स्ट पुल बैक दे रहा है, यहाँ पे कोई कन्विक्शन नहीं है। हो सकता है कि बिकवाली फिर से हावी हो, तो ये मैं फिलहाल तो अवॉइड करना चाहूंगा मैं, और प्राइस कंफर्मेशन के लिए वेट करूंगा। डिलीवरी में मुझे लग रहा है काम किया जा सकता है। अगर हम देखें तो ये करीबन 452 450 52 के आसपास काम कर रहा है, और यहाँ पे एक बेयर ट्रैप सिनारियो नजर आ रहा है, तो यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग अपमूव जनरेट हो सकती है। स्टॉप लॉस रखेंगे 444 444, और यहाँ से जो टारगेट में देख रहा हूँ वो करीबन 470 470 465 470 के जोन में हो सकता है। ओवरऑल ऑटोज में भी स्ट्रेंथ है, बट फिलहाल जैसे कि आपने कहा कि मैं फिलहाल थोड़ा और वेट करूंगा, तो इस लिस्ट में जो स्टॉक मुझे कन्विक्शन दे रहा है वो डिलीवरी होगा। क्या कन्विक्शन है, और अच्छा स्टॉक रनअप भी किया है। 6 महीने का चार्ट डायरेक्टर साहब एक बार स्क्रीन पे लाए तो हमें पता चलेगा क्या अपमूव आ रहा है। टारगेट 470 का है, और स्टॉप लॉस की बात करें तो 444 का देखने मिल रहा है। तो डिलीवरी पे नज़र रखिए। स्टॉक्स जैसे कि ब्लू डार्ट और ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स भी जो है अच्छी परफॉर्मेंस दिए हैं, तो इस पर भी जो है हमारी नज़र रहेगी। लेकिन चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस हम आएंगे एफएनओ जंक्शन में, जहाँ पे ताज़ा बिकवाली वाले शेयर्स और अहम प्रशांत के टेक्निकल पिक्स ये सब लेके आने वाले हैं। स्वागत है आपका एफएनओ जंक्शन में, और अब चलते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर की तरफ टाटा ग्रुप को लेके। टाटा सन्स ने लिस्टिंग नियम में रहमत के लिए आरबीआई को अर्जी दी है। खबर पर डिटेल्स के साथ मौजूद है अनुराग जोशी। टाटा सन्स जो कि भारत के सबसे बड़े बिजनेस ग्रुप की होल्डिंग कंपनी है, उसका आज का डेडलाइन है आरबीआई के जो लिस्टिंग नियम हैं उनको पूरा करने का। टाटा सन्स ने पहले एक आरबीआई के समक्ष एक अर्जी डाली थी, जिसके तहत उसने ये कहा था कि उसे जो कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी के रूप में जो देखा जाता है आरबीआई के नियमों के अनुसार, उसे डी रजिस्टर कर दिया जाए। टाटा सन्स ने आरबीआई के समक्ष ये भी कहा है कि जो लिस्टिंग नॉर्म्स हैं उसे एक छूट मिल जाए, ताकि वह अपने शेयर्स को लिस्ट ना कर सके और पब्लिक ना जा सके, और ये एक प्राइवेट कंपनी रह जाए। आरबीआई
ने अब इस बारे में अभी तक कुछ खुलासा नहीं किया है, कुछ कहा नहीं है। और लेकिन एक सोर्स ने 18 आवर स्वदेश को ये बताया है कि आरबीआई जो टाटा सन्स को एक आउटराइट छूट इस बारे में जो लिस्टिंग नॉर्म्स हैं उस बारे में नहीं देने वाली है। टाटा सन्स और टाटा कैपिटल आरबीआई के जो नियम है उसके अनुसार अपर लेयर एनबीएफसी कहलाते हैं, और सितंबर 2022 में आरबीआई ने जो नियम लाए थे उसके अनुसार जो अपर लेयर एनबीएफसी थे उनको उस समय से 3 साल का समय दिया था, कार्यकाल दिया था कि उस समय में आप अपने शेयर्स को लिस्ट कर दें। अभी टाटा कैपिटल ने पिछले 1.5 साल से अपनी जो लिस्टिंग है उसके आईपीओ के चलते उसने अपनी तैयारी शुरू कर दी थी, और अक्टूबर 6 से 8 तक टाटा कैपिटल का आईपीओ खुलेगा और वह करीब 15,500 करोड़ रुपए इस आईपीओ के द्वारा जुटाएगी। अभी सितंबर 30 का डेडलाइन था टाटा सन्स और टाटा कैपिटल को, लेकिन टाटा कैपिटल ने क्योंकि अपनी सारी जो आईपीओ की तैयारी लगभग पूरी कर दी थी, आरबीआई ने उसे थोड़ी सी मोहलत दी थी, थोड़ा सा एक्सटेंशन दिया था कि वह जो अक्टूबर के पहले हाफ में वह अपनी आईपीओ ला सके, और इसीलिए टाटा कैपिटल अभी 6 से 8 तक अपनी जो आईपीओ है वह संपन्न करने का प्लान करता है। धन्यवाद अनुराग, इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट टाटा ग्रुप के लिए। लेकिन अब वापस से एफएनओ जंक्शन में आते हैं, समय थोड़ा कम है। प्रशांत बताएं आपके टेक्निकल पिक्स क्या रहेंगे? जी बिल्कुल, तो शरद जी 2 पिक्स हैं, दोनों लॉन्ग साइड पे होंगे। फर्स्ट होगा अडानी पोर्ट्स, यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस रखूंगा स्पॉट 1375 के नीचे, बिलो 1375। टारगेट होगा 1445, 1450, 1445, 1450। और नेक्स्ट पिक होगा बीपीसीएल, जहां एक क्लियर ब्रेकआउट नजर आ रहा है, उसको फॉलो थ्रू भी नजर आ रहा है। यहाँ मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 333, 333, और जो टारगेट होगा वो 350, 350 का होगा। तो बिल्कुल ओएमसी स्पेस से और कोई पिक है आपका प्रशांत? बीपीसीएल में तो अच्छी बाई आ रही है और 2-3 दिन से अच्छे लॉन्ग्स भी आ रहे हैं। प्रशांत कुछ और है? जी, कल मॉर्निंग शो में एचपीसीएल रेकमेंड किया हुआ था, उसमें ऑलरेडी अच्छा मुनाफा आ गया है। मुझे लग रहा है आप बीपीसीएल में भी फॉलो थ्रू नजर आ रहा है, तो यहाँ भी पार्टिसिपेट कर सकते। जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच प्रशांत, आप हमारे साथ जुड़े। आपकी कॉल्स पे ऑफकोर्स डिलीवरी पे भी नज़र रखेंगे। और देखा जाए तो लॉन्ग्स आ रहे हैं, यहाँ पे अच्छी मोमेंटम आ रही है। अदानी पोर्ट्स भी है दूसरा स्टॉक, जहाँ पे टारगेट 1450, स्टॉप लॉस 1375 का, और ओएमसी स्पेस में भी आपका बुलिश नज़र बन रहा है। थैंक यू वेरी मच प्रशांत, आप हमारे साथ ज्वाइन किए। एक बार बाजार पे आ जाते हैं। ऑयल इंडिया की बात करें तो 18 लाख शेयर्स की जो एक ब्लॉक डील हुई है, तो उस पर भी हमारी नज़र है। और बात करें तो नेट निफ्टी में थोड़ी सी करेक्शन आई है, सेंसेक्स में भी थोड़ा सा गिरावट देखने मिल रहा है दिन के हाई से। लाल निशान में दोनों निफ्टी आ गया है और सेंसेक्स भी आ गए, लेकिन निफ्टी बैंक यहाँ पे जो है चाल आपको लग रहा है कि यहाँ पे डिसेंट रहने वाला है। लेकिन ठीक है, नेट ज़्यादा एक्शन नहीं आ रहा मंथली एक्सपायरी में, जिस तरह ट्रिगर्स अब कम हो गए हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ, महीने की शुरुआत में अक्सर बड़े बड़े पैसों के काम होते हैं, जैसे सैलरी काम आती है, बिल भरने होते हैं, खर्चों की प्लानिंग होती है। लेकिन जिस तरह हम अपने खर्चों की प्लानिंग करते हैं, उसी तरह अपने निवेश की प्लानिंग करना भी उतना ही ज़रूरी है। इसी आदत को बढ़ावा देने के लिए एसबीआई म्यूचुअल फंड और टाइम्स नेटवर्क मिलकर एक राष्ट्रीय इन्वेस्टर अवेयरनेस पहलू शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है भारत निवेश, बेहतर कल। इस पहल का मकसद भारतीयों में लगातार निवेश करने की आदत को प्रोत्साहित करना है, ताकि वे अपनी आर्थिक भविष्य सुरक्षित कर सकें।